नमस्ते छात्रों, आज हम आर्द्रता एवं मेघ का कुछ आगे का भाग 3 देखने वाले हैं। पिछली बार हमने सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता तथा संघनन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आगे के जानकारी प्राप्त करेंगे, वो है मेघ एवं मेघों के प्रकार। वो है, देखिए बच्चों, मेघ जो होते हैं, मेघ वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाला संघनन का स्वरूप है। अभी संघनन इसे किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बताया था। जो पानी के वाष्प है वो ऊपर चली जाती है, उसे संघनन की कहा जाता है। और वो सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है। उस समय वायु का उस बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। द्रवण होते तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक होता है, और यही सभी को संघनन कहा जाता है। तो वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। अभी यह जो मेघ है, यह वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाला संघनन का स्वरूप होता है। संघनन के सूक्ष्म कणों के आसपास, वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने के करीब भारहीन अवस्था में होते हैं, इसलिए वह मेघ जो वातावरण में तैरते हैं। सूर्य की ऊष्मा से भूमि एवं जल गर्म होते हैं। सतह के पास की वायु गर्म हो जाती है, फैलती है और वायु का घनत्व कम होता जाता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने लगता है। वायु की वाष्प धारण क्षमता जो होती है वो भी कम होने लगती है। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। वायु में स्थित वाष्प का जो जल कण के कणों एवं हिम कणों में रूपांतरण होने लगता है, यही उस वायु का औसत बिंदु तापमान कहलाता है। संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जल के कण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्रित हो जाते हैं और उसका आकार बढ़ने लगता है। उस समुच्चय को मेघ कहा जाता है। मेघ अर्थात बादल वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वे तैरते हैं। जिस प्रकार पतंग एक विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ऊपर जाने लगती है, उसी प्रकार मेघ एक विशिष्ट ऊंचाई के बाद उसका प्रवाह ऊपर होता जाता है और वो हवा में तैरने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार सूक्ष्म हिमकणों से ही बनते हैं। मेघों से संघनन एवं वाष्पीभवन की क्रिया होती है। मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचल होती रहती है। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकारों के मेघों से होती है। वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण कम होता जाता है। इसके कारण कम ऊंचाई वाले मेघ आकार में बड़े होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में यह दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं मेघों के प्रकार। वो है सीरस, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस। ये जो मेघ होते हैं उसकी ऊंचाई सामान्यतः 7,000 से 14,000 के बीच होती है। आगे के होते हैं वो अल्टोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस, जिसकी ऊंचाई 2,000 से 7,000 तक की होती है, मीटर में है यह। आगे है स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेट्स, निम्बोस्ट्रेट्स, वो 2,000 से भी कम ऊंचाई मीटर में होती है उसकी। और आगे है क्यूमुलस और क्यूमोनिम्बुलस, इसका विस्तार कम अधिक हो सकता है। वातावरण में मेघों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाइयों पर होती है। इन मेघों का अगर निरीक्षण किया तो हमें यहाँ इसके 3 प्रकार दिखाई देते हैं। यह मेघों के धरातल की नज़दीकी से तय होता है। मेघों की ऊंचाई करीब 7,000 से 14,000 मीटर के बीच होगी तो वह अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ हो गए, ऊपर वाले मेघ। यदि वो 2,000 बीच वाले मेघ जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो 2,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए वो मध्यम ऊंचाई वाले मेघ कहलाते हैं। और सबसे नीचे वाले जो मेघ हैं वो कम ऊंचाई वाले मेघ कहलाते हैं।
अभी इसमें देखो कि जो सबसे ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं, उसकी ऊंचाई जो है, ये मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों से बनते हैं। उनका वर्गीकरण सीरस, सीरोक्यूमुलस एवं सीरोस्ट्रेटस प्रकारों में किया जाता है। सीरस का अर्थ तंतुमय। सीरोक्यूमुलस मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है। सीरोस्ट्रेटस सिलवटों वाली चादर की तरह दिखता है। उनके आसपास कई बार प्रभामंडल दिखाई देता है। जो मध्यम ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं, उसे अल्टोक्यूमुलस या अल्टोस्ट्रेटस कहा जाता है। अल्टोक्यूमुलस स्तर के स्वरूप में वो होते हैं। इनकी रचना तरंगों की तरह होती है। कई बार ये मेघ सफ़ेद रंग के होते हैं और धूसर छटाई इसकी दिखती है। देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई देगा। अल्टोस्ट्रेटस मेघ कम चौड़े होते हैं। इनसे सूर्य दिखता है। देखो इसमें सूर्य आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य दुधिया कांच में से देखने जैसा दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे वो है कम ऊंचाई वाले। अभी कम ऊंचाई वाले जो होते हैं, देखो वो कैसे है। इसमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं। स्ट्रैटोक्यूमुलस मेघों में परतें होती हैं और यहाँ पर देखो आपको स्ट्रैटोक्यूमुलस में परतें दिखाई देगी यहाँ बीच में। और स्ट्रैटोक्यूमुलस उनका रंग सफ़ेद से लेकर भूरा होता है। बीच के जो मेघ है, देखो उसमें सफ़ेद से लेकर भूरा रंग आपको दिखाई देगा। इनमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। स्ट्रेटस मेघों में भी परत होती है। उनका रंग राख की तरह होता है और नीचे ये समतल होते हैं। निम्बोस्ट्रेट सबसे नीचे देखो, मेघों की परतें मोटी होती हैं। ये गहरे राख रंग के होते हैं और इनमें से रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं वो है क्यूमुलस मेघ। ये मेघ धरातल से 500 से 600 मीटर, मतलब बहुत अपने ज़मीन से बहुत ही पास वाले यह मेघ होते हैं। और वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ये मेघ विशाल और गुंबद आकार के होते हैं। बहुत बड़े बड़े और गोल जैसे आकार के होते हैं। इसका रंग धूसर होता है। क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक है। मौसम बहुत सुहाना होता है इस समय। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ता है कि उनका क्यूमुलोनिम्बस मेघों में अपने आप परिवर्तन होता है और वर्षा होने लगती है। आगे हम देखते हैं क्यूमुलोनिम्बस मेघ, मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये विशिष्टतापूर्ण मेघ आंधी के द्योतक है। इससे आंधी आ सकती है। हाँ, ये काले रंग के होते हैं, बहुत घने होते हैं, पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। ऊपरी भाग इसकी निहाई की तरह समतल होती है। इन मेघों से गड़गड़ाहट होती है, बिजली भी चमकती है, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। आकाश में सबसे बड़े क्यूमुलोनिम्बस मेघों से देखो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। इन मेघों के ऊपरी भाग में धन और निचले भाग में ऋण प्रभार होता है, जो हमने विज्ञान में पढ़ा हुआ है। इनके बीच की भूमि हमेशा धन प्रभार लिए रहती है। प्रभारों के अंतर के कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है। आकाश में बिजली कौंधती है और आकाश प्रकाशमय हो जाता है। अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि मेघों के अंदर ही अंदर यह बूंदें तैरती है और बड़ी हो जाती है। बड़ी होते ही ये इतनी भारी हो जाती है कि वो मेघों में तैर नहीं पाती और बरसात के रूप में वह ज़मीन पर गिरने लगती है। कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है, इसलिए बूंदें जम जाती है और उसका रूपांतरण ओलों में होता है और यह ओले ज़मीन पे गिरते हैं। उसे हम ओलों की वृष्टि या ओलावृष्टि कहते हैं। देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि आप जानते हो मेघों का फटना क्या होता है। यह भी एक वर्षा का प्रकार ही है। तीव्र ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाली वायु के कारण जमीन की ओर से आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में ही थम जाती हैं। इन बूंदों का ओलों में रूपांतरण होता है। परिणामतः मेघ का वजन बढ़ जाता है। इस वजन को ऊर्ध्वगामी हवाएं वहन नहीं कर पाती और एवं ऐसे समय में ओलों के साथ बहुत मूसलाधार वृष्टि होती है। इस मूसलाधार वृष्टि को ही मेघों का फटना कहते हैं।
किसी छोटे अथवा विशिष्ट भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा होती है। मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में मेघों के फटने की क्रिया अधिक पैमाने पर पाई जाती है। भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में अवस्थित राज्यों में इस प्रकार की मूसलाधार वृष्टि बार बार होती हुई हमें दिखाई देती है और यह वृष्टि से काफ़ी हानि भी हो सकती है। तो आज हमने बच्चों यह जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है आर्द्रता एवं मेघ, इसकी जानकारी प्राप्त की है। अपना यह पाठ पूरा हो चुका है। यह पाठ पूरा देखने के बाद आप इसे अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।